पाकिस्तान जिस सियासी और माशी बदहाली का शिकार नज़र आ रहा है पिछले 4-5 साल से, पूरी दुनिया जानती है, इस हवाले से दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये क्या मैजिक है, ये क्या मिरेकल है कि स्टॉक मार्केट इज़ स्टिल डूइंग रिमार्केबल? हाँ, ये काफ़ी मुनाफ़ा कमा रही है, डिविडेंड्स दे रही है। ये लोग जैसे अगर आपकी जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी जब नहीं होती, फिर आप देखते हैं कि मुझे तो सड़क पे नहीं नज़र आ रहा कि बहुत खुशहाली हो गई है, लेकिन इधर जो है वो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती जा रही है। तो इसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट को क्योंकि लोग इतना नहीं समझते, लेकिन कोई दुकान ख़रीदना, उसको किराए पे देना, ये हर किसी को इसकी जो है ना लैंग्वेज समझ आती है। तो मैं उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप समझें एक दुकान है जिसका एक साल का तकरीबन 5 लाख रुपए रेंट आता है, सही है। तो उसमें फिर जब आप उसको ख़रीदने जाते हैं, आप कहते हैं 5 लाख मुझे साल में रेंट मिलेगा, तो मैं उसकी कीमत कोई 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में होगी। तो इसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ होती हैं, उनको देखा जाता है कि इनका एक साल का मुनाफा कितना है, और फिर उसका कोई 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है कि आपके 10 साल, अगले 10 सालों में आपके पैसे जो आपके पास वापस आ जाएंगे। तो 2023 में जो सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी पाकिस्तान में, डॉलर ऊपर जाता जा रहा था, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, आपके डॉलर रिजर्व्स कम हो गए थे, पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं था, इलेक्शन ने कब होना है, इवन यहाँ तक लोग तो ये भी नहीं पता होता था कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, जो कि पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए अगर एक कंपनी पाकिस्तान में एक साल में 100 रुपये मुनाफा कमा रही थी, उसकी कीमत चल रही थी 250 रुपये, जो कि बिल्कुल बहुत ही कम थी। और फिर जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बेहतर हुई, पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम भी मिल गया, डॉलर स्टेबल हो गया, महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई, इंटरेस्ट रेट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक मार्केट में। लोग हमेशा देख रहे होते हैं या मैं बैंक में पैसा रख दूँ, या मैं गोल्ड ले लूँ, या मैं स्टॉक मार्केट की तरफ चला जाऊँ। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, स्टॉक मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती रहती है। तो आज अब सूरत हाल ये है कि एक कंपनी एवरेज अगर 100 रुपये मुनाफा कमाती है, तो उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 850 रुपये तक पहुँच गई है। तो पहले जो 250 पे थी, थोड़े से इस 2-3 सालों में कंपनीज़ ने अपने प्रॉफिट भी बनाए, और फिर जो उसकी कीमत बहुत ही आर्टिफिशियली लो हुई हुई थी, उसको लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जैसे कॉन्फिडेंस आया, तो वो अपनी असल कीमत के करीब चली गई। और ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का नंबर 1 असूल है कि आपने हमेशा वो बिल्कुल, चीज़ ख़रीदनी है जो अपनी वैल्यू से बहुत कम पे चल रही हो। वो कहता है कि एक कंपनी की जो प्राइस चल रही है ना, वो स्प्रिंग की तरह है, उसने अपनी नेचुरल जगह पे वापस आना ही आना है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे, बहुत महंगी हो जाती है, जैसे .com बबल हो गई थी अमेरिका में, तो उसने भी वापस आना है अपनी असल वैल्यू पे। और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा दबा देंगे, आप 1 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, लेकिन 2 से 3 साल के अरसे में हर कंपनी ने भी, और हर जो स्टॉक मार्केट है पूरे मुल्क की, उसने अपनी असल वैल्यू पे आना ज़रूरी होता है उसके लिए। लेकिन अब्दुर्रहमान साहब, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि अभी आपने ये कहा कि महँगाई कम हो गई, और उससे महँगाई तो बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ है उसमें तो, वो ये तो स्काई रॉकेट करती चली जा रही थी और है, और मुझे कोई इंडिकेटर ऐसा दूर-दूर तक नज़र नहीं आया, माँ सिवाय इसके कि हम IMF प्रोग्राम का हिस्सा बन गए, और वो भी एक तरह की ज़िल्लत है जो हमने गले डाल ली है। लेकिन ये कैसा इंडिकेटर है? मैं कैसे मान जाऊँ कि इससे स्टॉक मार्केट की सेहत पे अच्छा असर पड़ा है? इसमें बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप 3 साल पहले देखेंगे तो आज कीमतें जो हैं डबल तो हो गई हर चीज़ की। लेकिन जो फाइनेंशियल ट्रिपल हो मार्केट्स रही होते हैं, हैं। हाँ, ट्रिपल भी हो गए हैं बहुत सारी केसेस में। डॉलर भी आप देखें कहाँ वो 150 से जो है 300 के करीब पहुंचा हुआ है। तो इसमें लेकिन जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, अगेन जो उसको समझता है, वो सिर्फ देखता है महंगाई की इंपॉर्टेंस होती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी चलाने के लिए कि वो पिछले साल के मुकाबले में कितनी है। तो वो आजकल जो है 5 और 10% के बीच में चल रही है। और हर सेंट्रल बैंक जो होता है किसी भी मुल्क का, उसने इंटरेस्ट रेट उसके आसपास रखना होता है जो पिछले साल की महंगाई हो, सिर्फ 1 साल की। तो अगर किसी मुल्क में, जैसे श्रीलंका में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी 1-2 साल, जब उनकी भी करेंसी वीक हुई, लेकिन फिर जैसी चीज़ें स्टेबलाइज हुई और पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ जो है कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो वो इंटरेस्ट रेट नीचे आने लग जाते हैं। और पाकिस्तान में ये इंटरेस्ट रेट अब ऑलमोस्ट 10% पे आ गए हैं। और ना एक, जो लोग इसको देखते हैं स्टॉक मार्केट को वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फार्मूला, ये मैं जब हम लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, क्योंकि हम लोग डेटा पे बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस करते हैं, यही आपको कन्विक्शन देता है, आपको बताता है कि हिस्ट्री में ऐसे हुआ था तो आगे भी ऐसे होगा। तो एक फार्मूला है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फिट होता है, और वो है कि आपका जो पी रेशो, जो मैंने अभी आपको समझाया ना, अगर एक कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो उसकी सही कीमत क्या हो सकती है, वो होती है 20 माइनस इंटरेस्ट रेट्स। तो जब आपके इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर गए होते हैं, सब जो है बैंकों में पैसे रख रहे होते हैं, और वो जो पी रेशो होता है, 100 रुपये मुनाफा कमाने वाली कंपनी 400 पे मिलती है, 500 में मिलती है, तो ये जब 10% आया, तो आज अभी भी हम 10 पी रेशो पे हमें होना चाहिए, हम तकरीबन 8.5-9 पे चल रहे हैं।
और अच्छी बात ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चलें, ये तो एक मैंने जैसे स्प्रिंग समझाया, स्प्रिंग बहुत दबा हुआ था, अब अपनी नॉर्मल स्टेट के करीब करीब आ गया। हम अगर लंबे अरसे पे देखते हैं तो फिर ये स्प्रिंग का स्ट्रेच होना या दबना ये सब ख़त्म हो जाता है। लंबे अरसे पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट की वैल्यू सिर्फ एक वजह से बढ़ती है, वो ये होता है कि उसके अंदर जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, नए प्लांट लग रहे होते हैं, कोई और कंपनी खरीद रहे होते हैं, या लोगों को जो मुनाफा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर हम बहुत लंबे अरसे पे चले जाएँ, 25 साल का डेटा देखें, तो पाकिस्तान के एक एवरेज बिजनेस का रिकॉर्ड है कि वो हर 4 साल में अपने प्रॉफिट डबल कर लेता है। यानी कि अगर उसका पी रेशो जो है ऊपर ना भी जाए, एक जगह हम रोक भी दें उसको, तो 4 साल में उसकी वैल्यू डबल होनी ही होनी है। तो इसी तरीके से पिछले 20-25 सालों में इतने मसले हुए पाकिस्तान की। आप 25 साल की एवरेज ग्रोथ भी देखेंगे ना, वो कोई 4% बनती है, और इन्फ्लेशन जो है वो भी 10-11% की एवरेज है। लेकिन फिर भी जो हमारा इंडेक्स है वो 1000 का होता था 1999 में, और आज वो 1 लाख ऑलमोस्ट 90,000 पे पहुँचा हुआ है। और इसमें पी रेशो चेंज होने का रोल बहुत कम है। असल वैल्यू आई है कि एक बिज़नेस जो 1 रुपये कमाता था, अब वो कोई 100-150 रुपये कमा रहा है। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे पैसा अपनी वैल्यू लूज़ करता है, बिजनेसमैन उससे भी ज़्यादा पैसे बनाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और बल्कि मैं साथ साथ यही बताऊंगा कि लोगों को इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सोचें, ख़ुद भी हर बंदे ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम होता है जब आपके फाइनेंशियल्स जो हैं वो सॉर्टेड होते हैं, तो वो लाइफ कितनी अच्छी होती है, स्ट्रेस कितना कम हो जाता है, आपकी रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव हो जाती हैं, आप लोगों से अच्छे तरीके से मिलते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। फिर दूसरा, मैंने जैसे बताया, बल्कि ये एक इंडिया की फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर स्वेटा, उन्होंने पूरी एक रिसर्च की इस बेसिस पे कि वो कहती हैं कि हर इंसान जो है ना, रोज़ कोई ना कोई उसके माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन वो अपने कामों में उलझा रहता है और वो उन चीज़ों को भूल जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उन सबको कहा कि आपके माइंड में जो भी थॉट आए ना, कोई भी परेशानी आए, आपने फ़ौरन लिख लेनी है, ताकि पता चले कि इंसान असल में सोचता क्या है, कौन सी चीज़ उसको परेशान करती है। तो जो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं इंसान को, एक होती है उसकी हेल्थ, एक होती है उसकी रिलेशनशिप, और तीसरी उसकी इनकम और फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करें। और तीसरा रीज़न इन्वेस्टिंग का, जो कि आजकल के दौर के हिसाब से अगर देखें, अब आप देखें दुनिया में अगले 5 से 10 साल में जो चीज़ें होनी होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं जो उसको डिटरमिन करती है। एक वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, यानी कि एक तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसमें 10-12 इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, ओपिनियन मेकर्स आ जाते हैं। तो उस तरह से सारी चीज़ें अगर हम देखें तो एक पूरी जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिटरमिन हो रहा है, जिसमें कोई मुल्क को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ जो वर्ल्ड को डिटरमिन करती है वो होती है टेक्नोलॉजी किस साइड पे जा रही है। तो आपके ग्लोबल लीडर्स आप इस टाइम पे देख लें, या आपकी जो एआई की टेक्नोलॉजी आ रही है, वो दोनों आपको बता रहे हैं कि अगले 5 से 10 सालों में आपके जॉब जाने के जो चांसेस हैं ना, वो हाईएस्ट पे हैं, क्योंकि एआई की वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने वाली है। और ये जो सारे ग्लोबल शिफ्ट्स आते हैं, इसमें जॉब्स किसी मुल्क से उठ के दूसरे मुल्क में जाती हैं। तो आपका अगर चांस ऑफ लूजिंग योर जॉब एट योर हाईएस्ट है, तो आपको फ़ौरन जो है एक सेफ्टी नेट इन्वेस्ट करके जो है एक बनाना चाहिए पूल, जो कि अगर कोई बुरे हालात हो वो आपको सेव करे उस टाइम पे।